Good morning, students. Today we will discuss about the entirely new topic that is impulse. ठीक है, सबसे पहले हम impulse को समझते हैं कि impulse होती क्या चीज है. Impulse क्या होता है? The product of a large force acting on a body for a small interval of the time. यानी कि फोर्स होती है जब ये इम्पैक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम. ठीक है, तो उसी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोला जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोर्ड के ऊपर इस तरीके से मार रहा हूँ, ठीक है, तो काफी फोर्स के साथ इसको मारूंगा तो बड़े स्मॉलर टाइम के लिए इम्पैक्ट कर रहा है. अगर मैं किसी चीज के ऊपर पंच मार रहा हूँ, ये तो सिंपल एग्जांपल ले लो. जब क्रिकेट मैच होता है तो बॉलर क्या करता है? बॉल फेंकता है और क्रिकेट बैट और बॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है दैट वाज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम. ठीक है, बड़े ज्यादा छोटे से टाइम के लिए वो इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो उसी इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोला जाता है. ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम. ठीक है, छोटे से इंटरवल ऑफ द टाइम के लिए हम उसको करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, तो जो लार्जर फोर्स का इम्पैक्ट हो रहा है छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उसी के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? इम्पल्स बोला जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेना. फॉर एग्जांपल a cricket ball in contact with the bat. ठीक है, cricket ball when contact with bat. ठीक है, जब वो बैट के साथ कांटेक्ट में आती है, बड़े स्मॉलर टाइम इंटरवल के लिए आती है, तो उसी की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोला जाता है. ठीक है, और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है. क्या बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो फोर्स एक्ट हो रही होती है, ठीक है, ये जो फोर्स एक्ट होती है दैट विल बी टेकन एज द एवरेज फोर्स. कैसे ली जाती है? एवरेज फोर्स ली जाती है. और एवरेज को हम नियरली अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही मान लेते हैं. उस फोर्स को क्या मानते हैं? हम उसको कांस्टेंट फोर्स ही ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इंपल्स में जब हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है फोर्स. जबकि टाइम इंटरवल कितने ड्यूरेशन के लिए उसने कांटेक्ट किया उस बॉडी के साथ, वो हम चेक करते हैं. 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए. ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल को हम चेक करते हैं. तो उसी की वजह से हम निकालते हैं, इंपल्स कैलकुलेट की जाती है. ठीक है, इंपल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जे से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है. तो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज एफ इनटू टी, वेयर एफ इज द कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, एफ क्या होगा इस केस में? कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पल्स. तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं सिंपल डेरिवेशंस करके. ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक्सप्रेशन निकालना, अगर हमें इसका एक्सप्रेशन के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? हम एक करते हैं, एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, एक बॉडी कंसीडर कीजिए जिसके ऊपर हम एक दूसरी बॉडी का कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम. दैट टाइम ड्यूरेशन इज t is equal to t1 2, t is equal to t2. अभी t1 t2 जो डिफरेंट टाइम होंगे. ठीक है, जैसे मान लो मैंने जब चेक किया तो 10:02, सिंपल ये मान लेते हैं इनिशियल टाइम जो मेरा वो हमेशा 0 ही रहता है. टाइम t1 इज इक्वल टू 0 और कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट हुआ? 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ. तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? t1 से लेकर t2 तक. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो देखो यहाँ पे, तो ये स्मॉलर इंटरवल के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो स्मॉलर इंटरवल के लिए इंपल्स भी क्या होगी? छोटी ही होगी. ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ डी टी. डी टी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दिस वन इज आल्सो स्मॉलर क्वांटिटी. ठीक है, स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से टाइम के लिए ये इंपैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये छोटे से टाइम के लिए इंपैक्ट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली इसको लिखा जा रहा है. तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा. ठीक है, मुझे एग्जैक्ट ये वैल्यू बनानी है तो करूंगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जे वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी. यहाँ पे वेक्टर लगा लेना, इस वन इज द वेक्टर क्वांटिटी. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है. तो यहाँ पे लिमिट कौन डिसाइड करेगा? द लिमिट विल बी डिसाइडेड बाय द स्मॉलर अमाउंट. स्मॉलर अमाउंट किसका है? टाइम का स्मॉलर अमाउंट है. तो टाइम की लिमिट देखो कहां से कहां अप्रोच कर रही है? t2 से t1 तक. ठीक है, सॉरी t1 टू t2. तो लोअर लिमिट जो हमारे पास t1 है, अपर लिमिट जो है वो t2 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि फोर्स जो है वो क्या? कांस्टेंट है. और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दूसरे से इनवर्स होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो यहाँ पे बचेगा क्या अमाउंट? सिंपल j बचेगा.
ठीक है, और फोर्स तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन के रूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा T1 to T2 बचेगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इंटू dt। तो j वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx किसके इक्वलेंट होता था, x के इक्वलेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 इंटू dt किसके बराबर होगा, t के बराबर। जो फंक्शन डेरिवेटिव का होता है वही लिया जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं t1 से t2 तक। तो j विल बी इक्वल टू द f अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट t2 माइनस ऑफ t1। ठीक है, फिर टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक एंटिटी। सो वेक्टर j इज इक्वल टू वेक्टर f t2 माइनस ऑफ t1। ठीक है, टाइम इंटरवल होता है, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा t चेंज को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ठीक है, या तो फिर अगर हम स्पेसिफिक लिमिट को डाल देते हैं कि t1 की वैल्यू 0 और t2 की वैल्यू 1 सेकंड, या t2 की वैल्यू सिंपल t मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल t मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह f वेक्टर t2 की वैल्यू कितनी है t और t1 की वैल्यू कितनी है 0, तो सिंपल क्या बन जाएगा यहाँ पे t। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंपल्स। इस तरीके से आप इंपल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इंपल्स होती क्या चीज है। ठीक है, कि छोटा सा कॉन्टैक्ट जब होता है किसी भी दो बॉडीज के बीच में, तो उनके बीच कांस्टेंट फोर्स लगती है, कितने टाइम इंटरवल के लिए लगी रही है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंपल्स। ओके, नेक्स्ट इज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पूछी जा सकती है। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यहाँ पे देखो हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या बोलती है ये थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलती है, द चेंज इन मोमेंटम, यानी किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वलेंट होता है, इंपल्स के इक्वलेंट होता है। ठीक है, किसके इक्वलेंट होगा, इंपल्स के इक्वलेंट होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका यहाँ पे मोमेंटम मान लेता हूँ, यानी कि मास और वेलोसिटी, मास मान लेता हूँ 1 किलोग्राम, वेलोसिटी मान लेता हूँ 1 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के मोमेंटम जो बनेगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इट विल कम्स आउट टू बी 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स। ठीक है, तो मोमेंटम कितना बना इसका, 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर बोलते हैं बड़े स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए मैं इस बॉडी के ऊपर थोड़ा सा कांटेक्ट करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यानी कि किसी चीज के साथ मैंने इस बॉडी को मारा, ठीक है, कांटेक्ट किया मैंने, कितने टाइम के लिए, 1 ड्यूरेशन 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा किसी चीज के साथ कांटेक्ट किया, तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बॉडी आपकी तरफ आ रही है और उसके ऊपर आप कांटेक्ट करोगे तो वो थोड़ी सी चेंज करेगी अपनी वेलोसिटी को, या तो बॉडी की डायरेक्शन में अगर आप उसको कांटेक्ट करते हो तो वो बॉडी की करेगी, आगे की तरफ थोड़ी सी अपनी वेलोसिटी में चेंज लेके आएगी। तो मान लो तो इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2 मीटर पर सेकंड, जबकि मास तो वही रहेगा, मास में थोड़ा ना चेंज आएगा, मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर द सेम बॉडी। ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ पे देखो, मोमेंटम कितना बन जाएगा इसका, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो 2 किलोग्राम मीटर इनवर्स। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मोमेंटम था 1 किलोग्राम, यहाँ पे मोमेंटम हो गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 2, तो मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज हुआ। किसकी वजह से चेंज हुआ, जब मैंने छोटे से टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की। ठीक है, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैंने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया इस बॉडी के ऊपर, तो फोर्स इंटू टाइम के दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये इंपल्स। तो हमने यहाँ पे यही प्रूव करना है कि इस बॉडी में जो चेंज होता है, वो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ बॉडी का, वो किसकी इक्वल होता है, वो मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, या किसी बॉडी का मोमेंटम जो इंपल्स जो होगा, इंपल्स जो होगा, इंपल्स किसकी इक्वलेंट होगा, चेंज इन बॉडी, मोमेंटम जो होगा बॉडी का, ठीक है, उसके इक्वलेंट होगा। यानी कि छोटे से इंटरवल के लिए मैंने जो फोर्स अप्लाई की थी, तो उसको तो प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा, इंपल्स बोलूंगा। ठीक है, तो इंपल्स जो मैंने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई की थी, उस इंपल्स ने क्या किया, इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर दिया। तो मुझे इसी चीज को शो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज को शो करके हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रूव कर देंगे इसको। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो जब भी प्रूव करना है तो हमें कोई ना कोई क्वांटिटी लेके चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या था? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ पर यूनिट टाइम। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस पे हम इसी क्वेश्चन का यूज करके इस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो डी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज dp इज इक्वल टू एफ dt, लिखता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे मुझे टाइम लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जब टाइम जीरो था, यानी कि जब मैं ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट ही कर रहा था, मैंने उसके ऊपर इम्पैक्ट करना ही शुरू किया था, इम्पैक्ट किया नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम उस बॉडी का मोमेंटम था p1, जैसे p1 1 और 2 के बराबर माना था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे p मोमेंटम जो p1 के बराबर। तो जैसे ही टाइम इंटरवल t हुआ, ठीक है, मतलब जब इम्पैक्ट मैंने खत्म कर दिया, तो उस टाइम उसका मोमेंटम चेंज होकर के कितना हो गया? p2 हो गया, ठीक है। तो आई विल यूज दिस लिमिट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं इन लिमिट्स को यूज करूंगा। तो कैसे करेंगे? वाई इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? यहाँ पे देखो dp इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट को कौन डिसाइड करेगा? द स्मॉलर अमाउंट। स्मॉलर अमाउंट किसका है? यहाँ पे dp का है। तो dp की देखो यहाँ पे चेंज मोमेंटम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा था? स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था p1 था, लास्ट में जो मोमेंटम बना p2 बना। तो ये p1 आ गया और ये p2 बन गया। विल बी इक्वल टू द किसके इक्वल होगा? f इंटू dt इंटीग्रेशन। यहाँ पे स्मॉलर अमाउंट किसका है? dt का है, टाइम का स्मॉलर अमाउंट है। तो टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? t0 से t तक चेंज हो रहा है, ठीक है। t0 से t तक चेंज ले रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है। ये हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है लिमिट्स की। अगर आप चाहो यहाँ तो t1 से t2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बचेगा क्या? यहाँ पे p बचेगा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे p1, यहाँ पे p2, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े हुए सारे कंसेप्ट। फोर्स यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। करो इसको अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। इसको दोबारा रिवाइज नहीं करवाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ सारा। ये फोर्स कांस्टेंट है, सच रहने दी मैंने, और सॉरी यहाँ पे भी वेक्टर सुधाते रहना, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे साथ में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा? t बचेगा, लोअर लिमिट t, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो ये बनेगा p2 माइनस ऑफ p1 विल बी इक्वल टू द फोर्स f। अपर लिमिट कितनी है? t माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये f इंटू टी, जबकि f और t फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द इंपल्स। किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इंपल्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको मैं लिख दूं j। तो इसका मतलब क्या हुआ? j जो इंपल्स है वो किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट हुआ? इंपल्स के इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट हुआ? ये इंपल्स के इक्विवेलेंट। तो इन दैट वे वी कैन प्रूव दैट द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसने क्या बोला था कि जो मोमेंटम में चेंज होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? इंपल्स के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमने शो भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि चेंज जो आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? इंपल्स के इक्विवेलेंट आ रहा है।